सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में आपको खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, आज की सबसे अहम और ताज़ा खबर का अहवाल भी हम जानेंगे और अभी आपको अहम खबर देते चलें। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 8 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी फैसला जारी किया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ये फैसला दिया है। 2 रुकनी ये बेंच था जिसने आज ये फैसला सुनाया है। ट्रायल कोर्ट की जानिब से 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा चेयरमैन पीटीआई की मुअत्तल की जाती है। ये फैसले में लिखा गया है। ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट पर सजा का फैसला सुनाया था। ये तहरीरी फैसले का मतन है और सजा मुअत्तली के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के कायम अली शाह केस का हवाला भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जरूरी नहीं कि हर केस में सजा मुअत्तल हो। इसी पर हम बात करते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा एहतशाम कयानी हमारे साथ हैं। एहतशाम, तफसीली फैसले का, तहरीरी फैसले का इंतजार किया जा रहा था, ये जारी कर दिया गया है, हमें डिटेल्स बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ये तहरीरी फैसला जारी किया है जो कि 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इस फैसले की कॉपी अब से कुछ देर बाद जारी की जाएगी। इस फैसले में अदालत ने ये लिखा है कि चेयरमैन पीटीआई की जो तोशाखाना केस में सजा है वो मुअत्तल की जाती है और उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है। इसमें जो नुक्ता उठाया गया था चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से कि ये मुख्तसर सजा है और 3 साल की जो सजा है वो अदालत मुअत्तल कर सकती है, बल्कि उनकी जानिब से तो ये कहा गया था कि कोई भी केस हो उसमें 3 साल तक की जो सजा होती है वो मुअत्तल की जा सकती है। अदालत के भी रिमार्क्स थे कि 3 साल तक की सजा पर नोटिस जारी करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज थे उन्होंने ये अदालत की मुआवनत की थी कि ये लाजिम नहीं है कि हर केस में सजा मुअत्तल ही होनी है और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो भी सजा 3 साल हो वो मुअत्तल की जाएगी। इसमें उन्होंने मुख्तलिफ अदालती फैसलों के हवाले दिए थे और ये कहा था कि ये अदालत का इस्तेकाक होता है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच ने भी अपने फैसले में कायम अली शाह केस का हवाला देते हुए ये लिखा है कि सजा मुअत्तली लाजिम नहीं है कि हर केस में हो जाए, लेकिन इस केस में चूंकि मुख्तसर दौरानिये की सजा है इसलिए अदालत समझती है कि दरखास्त गुजार की सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई बनती है, वो इसके हकदार हैं, इसलिए उनको सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा किया जाता है। अदालत ने यह भी लिखा कि सजा मुअत्तली की दरखास्त मंजूर करके 5 अगस्त का ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर रहे हैं और 1 लाख रुपए के जमानती मुचल के जमा कराने का हुक्म भी दिया गया है। अब ये फैसला है जो चेयरमैन पीटीआई के वकला थे, मैं मुख्तसरन आपको बता दूं कि उन्होंने एतराजात उठाए थे। उनका ये कहना था कि ये ट्रायल दुरुस्त तौर पर कंडक्ट नहीं किया गया, इसलिए सजा तो बुनियादी उनका हक है कि सजा मुअत्तल की जाए जब तक अपील पर फैसला नहीं हो जाता। लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील ने इन तमाम सवालों के जवाब दिए। उन्होंने एक नया नुक्ता ऐड किया। उन्होंने कहा कि जब एक शख्स को सजा सुना दी जाए तो उसके बाद रियासत को उस केस में फरीक बनाना लाजिम होता है, लेकिन इस केस में रियासत को फरीक नहीं बनाया गया। इसलिए मेरी इस्तदा है कि अदालत पहले स्टेट को नोटिस जारी करे, उनका मौक़िफ़ सुने और उसके बाद इस कार्रवाई को आगे बढ़ाए। अब ये बज़ाहिर एक चीज ऐसी आ गई थी जिसके बाद ये दरखास्त मजीद प्रोलॉन्ग होती दिखाई देती थी, लेकिन अदालत ने ये ऑर्डर किया था कि ये नुक्ता नोट कर लिया है, आप मजीद दलाइल दें। तो अब बज़ाहिर ये लगता है कि अदालत कन्विंस हो गई है कि अपील की स्टेज पर स्टेट को नोटिस जारी किए जाने हैं, लेकिन सजा मुअत्तली की जो दरखास्त है उस पर स्टेट को नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है। इसलिए अब सजा मुअत्तल कर दी गई है, लेकिन चेयरमैन पीटीआई को जैसा कि सामने आ चुकी है ये खबर कि साइफर केस में उनकी गिरफ्तारी है और उनको जुडिशियल रिमांड पर जुडिशियल लॉकअप में रखा गया है। और ये एहतशाम, क्या कल चेयरमैन पीटीआई को पेश किया जाएगा अदालत में? इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी, अदालत का ऑर्डर जो सामने आया है वो तो यही है कि चेयरमैन पीटीआई का जुडिशियल रिमांड था और एफआईए के केसेस में जुडिशियल रिमांड 15 दिन का होता है।
तो ये बज़ाहिर 15 अगस्त से 30 अगस्त तक का जुडिशल रिमांड था, जो कि कल मुकम्मल हो रहा है। और जब जुडिशल रिमांड मुकम्मल हो जाएगा तो चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश करना है। अब अगर कल उन्हें अदालत में पेश किया जाता है तो एफआईए उनका जिस्मानी रिमांड की भी इस्तदा कर सकती है, क्योंकि जो तो ये मामला अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया एहतशाम, आगाह करे थे इस खबर के हवाले। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सजा मुअत्तली का फैसला तोशाखाना केस में आज की अहम बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है, जिस हवाले से एहतशाम कयानी हमें आगाह भी कर रहे थे। अभी हमें ज्वाइन किया एडवोकेट या फरीद ख्वाजा साहब ने। बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। ख्वाजा साहब, अभी जो फैसला आया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सजा मुअत्तली का फैसला, सबसे पहले ये बताइएगा कि अभी ये कितना कारआमद है, कितने टाइम तक चलेगा, या फिर आगे जाकर जो अभी रिलीफ मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो खत्म भी किया जा सकता है किसी पॉइंट पर? जी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो काफ़ी एक्सपेक्टेड फैसला था, बिकॉज शॉर्ट सेंटेंस का जब केस हो, फॉर एग्जाम्पल जिसमें 3 साल से ज़्यादा की सज़ा ना हो, तो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ प्रैक्टिस यही होता है कि हाई कोर्ट्स जो है वो अपील जब तक पेंडिंग होती है तो सेंटेंस को सस्पेंड कर देते हैं, ताकि जो जब तक अपील चले तो अपेलेंट जो है वो जेल में ना रहे। तो ये कोई एक ऑर्डिनरी रिलीफ है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ नहीं है। और इंडिया के अंदर की अगर राहुल गांधी वाले केस की आप बात देखें तो उनके हाई कोर्ट ने तो रिजेक्ट की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया था। बट मेरे ख्याल में तोशाखाना के केस के अंदर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ज़रूर दी है। उसकी वजह यह है कि कंडक्ट ऑफ द एपेलेंट वाज रियली पुअर, ऑब्नॉक्शियस, और पीटीआई की पार्टी जो है वो सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को के खिलाफ स्मेयर कैंपेन चला रहे थे। तो दिस स्टिल कम्स एज अ साई ऑफ रिलीफ फॉर पीटीआई के एक चीफ जस्टिस जिनके खिलाफ वो एक कैंपेन चला रहे थे, एक नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहे थे ऑन द सोशल मीडिया, उस चीफ जस्टिस ने उनको ये रिलीफ प्रोवाइड किया सस्पेंशन का। अब सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस का मतलब क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस डज नॉट इन एनी वे मीन्स दैट इट इज एक्विटल ऑफ द एक्यूज। इनफैक्ट द क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफ द जो एक्यूज का क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो होल्ड करता है। उनके खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई है आर्टिकल 62(1)(h) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, वो भी होल्ड करती है। 2019 की सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जिसके अंदर जस्टिस इजाजुल एहसन की जजमेंट है, जिसके अंदर इसी तरह के केस था, उसमें उन्होंने ये ले डाउन कर दिया है कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 62 वो उसको अफेक्ट नहीं करती, तो डिस्क्वालिफिकेशन भी रहेगी। ये अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी नहीं कर सकते अंडर द इलेक्शंस एक्ट, और अंडर द पैमरा लॉ ये टेलीविजन पे अपीयर भी नहीं हो सकते, क्योंकि सस्पेंशन है उसके अंदर कोर्ट जो है वो मेरिट्स पे नहीं जाती, कोर्ट जो है वो एविडेंस का रीअप्रेजल नहीं करती, कोर्ट जो है वो सिर्फ जो प्योरली ऑन द सर्फेस ऑफ द जजमेंट उस पर एक फैसला करती है, एक रिलीफ देती है एपेलेंट को। और अभी जो है वो अपील जो है वो कोर्ट ने सुन ली है, और अपील का जो प्रोसेस है वो अभी शुरू होना है। तो सस्पेंशन जो है डज नॉट कम एज अ सरप्राइज। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सस्पेंशन हुई है इसका कोई इफेक्ट नहीं है बाकी केसेस पे। बाकी केसेस जो हैं वो अपने ऑर्डिनरी कोर्स के अंडर कंटिन्यू रहेंगे। देयर आर 9 अदर बेल एप्लीकेशंस जो रिजेक्ट हुई हैं ट्रायल कोर्ट में, वो भी हाई कोर्ट में चलेंगी। साइफर के केस में जिसमें वो जुडिशल रिमांड पे थे, आज उनका अरेस्ट भी हो गया। तो आई डोंट चलेगा। लेकिन ये सब दूसरा अहम सवाल, जिस तरह से अभी आप बात कर रहे थे कि ये तो एक सोशल मीडिया कैंपेन की कॉम्पनसेशन आपने करार दे दिया है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर हो सकता है, लेकिन अभी अगर मैं तहरीरी फैसला पढ़ूं तो उसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि जमानत देना या इनकार करना हाई कोर्ट की सवाबदीद है, उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए जजेस ने आज ये फैसला दिया। बिल्कुल, लेकिन ये कोई, जैसे हाई कोर्ट ने ये भी साथ कहा है कि ये कोई गिवन नहीं है कि देना ही देना है, इसके अंदर बहुत से फैक्टर्स प्ले करते हैं। राहुल गांधी के केस के अंदर इंडिया की हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी सस्पेंशन, और उसकी रीज़न उन्होंने दी थी कि डेफेमेशन का केस है और ये बाहर जाके और डिफेम कर सकते हैं। इस केस के अंदर भी अगर आप देखें तो पीटीआई का क्या कंडक्ट रहा है, वो इन्हीं चीफ जस्टिस के खिलाफ बहुत सी बातें करते रहे हैं, उनको डिफेम करते रहे हैं, एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते रहे हैं। तो हाई कोर्ट इसी ग्राउंड के ऊपर सस्पेंशन को रोक भी सकती थी कि कंडक्ट ऑफ द एपेलेंट is not adequate for suspension of the sentence। तो हाई कोर्ट ने तो रिलीफ प्रोवाइड की है, इसमें तो पीटीआई को चाहिए कि वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर अनकंडीशनल अपॉलॉजी दें कि उसी जज के खिलाफ जिसके खिलाफ ये कल तक जो है कैंपेन चला रहे थे, आज उनकी सेंटेंस सस्पेंड हो गई। ठीक है, तो ये वो रिलीफ जिस तरह से वो अपने टैक्टिक्स यूज कर रहे थे सोशल मीडिया पर, जिसे डेफिनेटली आपने भी कंडेम किया और हर प्लेटफॉर्म के उसके ऊपर उसको कंडेम करना भी चाहिए, ये जो पीटीआई का बिहेवियर था अभी, या ये सब जो साइफर का मामला है, अब आप क्या देख रहे हैं कि वो कितना कॉम्प्लिकेशंस लेकर आ सकता है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए आगे आने वाले वक्त में?
साइफर का केस देखे, तोशा खाना का केस एक करप्ट प्रैक्टिसेस का केस था, एक इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मैटर का केस था। जो साइफर का केस था वो नेशनल सिक्योरिटी और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन रिलेशंस का केस है। वो केस के मेरिट्स अभी बहुत स्ट्रॉन्ग मेरिट्स हैं और वो केस भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है पीटीआई के लिए। पीटीआई को चाहिए कि वो ये जो अदालतों के बाहर जो नारेबाजी करती है और जो स्मेयर कैंपेन की जगह, रादर देन दैट दे शुड फोकस ऑन द लीगल केस। उनके वकीलों को जाइए, अपने आर्ग्यूमेंट्स दें, अपनी तैयारी करें, अदालतों की डेट्स को ना मिस करें। लेकिन अब तोशा खाना के केस के अंदर भी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अदालत में पेश नहीं होते थे। ये चाहते थे कि जज साहब इनके घर में जाकर इनकी बयान लेना शुरू तो ये रवैया तर्क करने की जरूरत है पीटीआई के कारकुनों को। जी थैंक यू सो मच। एडवोकेट यहिया फरीद ख्वाजा हमारे साथ मौजूद थे इस अहम मुद्दे पर बात करने की। और अभी हम ब्रेक के बाद जुल्करनैन इकबाल से भी बात करेंगे क्योंकि कोर्ट रूम से और भी कुछ अहम खबरें जिन्हें प्रोग्राम का हिस्सा बनाने। अभी वक्त में ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि तोशा खाना केस में चेयरमैन पीटीआई के हवाले से सजा मुअत्तली का जो अहम फैसला आया है, जिसका तहरीरी हुक्म भी अब जारी कर दिया गया है। अभी हमें ज्वाइन किया है कोर्ट की खबर के हवाले से नुमाइंदे खुसूसी जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, एक जानिब तो ये अहम फैसला आ गया, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने तोशा खाना केस के हवाले से जो हाईकोर्ट के अहकाम के खिलाफ अपील दायर की थी उसे भी वापस ले लिया गया। इसकी क्या वजूहात है? देखिए, ये बुनियादी तौर पे 2021 में अपील वफाकी हुकूमत ने दायर की थी जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी। तहरीक इंसाफ ने जो पॉलिसी बनाई थी, रूल्स बनाए थे तोशा खाना के हवाले से, उसमें यह कहा गया था कि सिर्फ जो सरकारी मुलाजमीन हैं जिनका ताल्लुक सर्विस ऑफ पाकिस्तान से होगा और जो पाक फ़ौज के अफसरान हैं, सिर्फ वही तोशा खाना की जो तहाइफ हैं उसकी नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं और तहाइफ को जो भी उनकी रकम बनती है वो देकर हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी शख्स तोशा खाना की जो तहाइफ है उनकी नीलामी का अहल नहीं होगा। इस हवाले से सुप्रीम को जो लाहौर हाई कोर्ट है उसमें दरख्वास्त शहरियों की जानिब से, कुछ लोगों की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें अदालत ने इस पॉलिसी को कलअदम करार देते हुए कहा था कि तोशा खाना की जो तहाइफ हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, यानी अवाम की मलकियत होते हैं। तो सिर्फ मखसूस अफराद को उसमें उसकी बोली में हिस्सा लेने के ऊपर उसको लॉ बनाना है, वो आइन की खिलाफ वर्जी है। और ये आर्टिकल 25 जो बुनियादी हकूक़ देता है, हर शहरी को बराबरी का हक देता है, उसकी भी खिलाफ वर्जी करार दिया था हाई कोर्ट ने। उस फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने रुजू किया था। आज जब समाज शुरू हुई उस पर 2 साल के बाद जब वो केस मुकर्रर हुआ तो वफाकी हुकूमत की जानब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल पेश हुए और उन्होंने कहा कि 2023 के नए रूल्स बनाए हैं, उसकी रोशनी में वो ये जो मुकदमा है इसको वापस लेना चाहते हैं। इस पर जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से कहा गया कि जो रूल्स हैं अगर इनके ऊपर आप रिलाई करेंगे तो ये सवाल भी पूछा जाएगा कि रूल्स बने किस कानून के तहत हैं। पहले ही तोशा खाना के मामले में बहुत शर्मिंदगी इस मुल्क को हो चुकी है, लिहाजा मुनासिब यही होगा अगर आप वापस लेना चाहते हैं दरख्वास्त को तो फिर गैर मशरूत तौर पर वापस लें। जिस पर उन्होंने डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने हामी भरी और अदालत ने फिर अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। जैसे एजाजुल एहसन ने भी यही ऑब्जर्वेशन दी इस केस के दौरान कि हम मज़ीद वक्त जो कल तक जैसे डिप्टी अटॉर्नी जनरल मांग रहे थे हुकूमत से हिदायत लेने का, वो नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने कहा कि हर शख्स का बुनियादी हक है और अगर रूल्स नए बन भी जाएं तो भी अदालत का फैसला जो आइन और कानून के तनाजुर में दिया गया था वो अपनी जगह बरकरार रहेगा। कोर्ट में आज नैब तरामीम के हवाले से भी केस की समाअत हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस की जानिब से एक अहम वजह भी बताई गई है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ केस का फैसला अभी तक क्यों नहीं हो सका। क्या रिमार्क्स थे, क्या है समाअत का अहवाल? देखिए, इस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह ने गुज़िश्ता समाअत पर ये कहा था, अब बाकायदा अपना नोट तहरीर किया था इस हवाले से कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं हो जाता, जिसके तहत 184(3) के तमाम मुकदमात में जो बेंचेस हैं वो 3 रुकनी कमेटी ने बनाने थे, चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल ये कमेटी होनी थी, जब तक वो नहीं बनाती और अगर क्योंकि उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दिया हुआ है तब तक तनाज़ात से बचने के लिए मुनासिब होगा कि नैब तरामीम समेत तमाम जो 184(3) के मुकदमात हैं उन पर फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। और इसी नुक्ते पर उन्होंने वकला से मुआवनत भी तलब की थी। आज जब ये मामला शुरू हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने 2 हुक्मनामे उन्होंने पढ़कर सुनाए और कहा कि अटॉर्नी जनरल ने वक्त मांगा था कि 2 कवानीन ओवरलैप कर रहे हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट था, इन दोनों में उन्होंने कहा कि खामियां हैं, कुछ ओवरलैपिंग है, इसको दूर करने के लिए हमें वक्त दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा दूसरे हुक्मनामे के मुताबिक जब अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि मजीद कितना वक्त दरकार है तो उन्होंने बताया कि अभी बजट सेशन है, जिसके बाद ईद उल अज़हा आएगी, उसके बाद पार्लियामेंट इसका जायज़ा ले सकेगी, उससे पहले मुश्किल होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने फिर पार्लियामान को मौका दिया था
कि वो खुद अपनी गलतियों को दुरुस्त कर ले, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन थी कि बराह रास्त अदलिया की आज़ादी पर हमला किया गया और आइन की जो बुनियाद थी उसको हिला कर रख दिया गया। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमने मौका दिया था पार्लियामान को कि अपनी गलती की खुद तस्दीक करे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के पास भी दो ऑप्शन हैं, एक तो ये कि हुकूमत इस चीज़ की हिमायत करे कि अदालत अपना काम जारी रखे आइन और कानून के मुताबिक, दूसरा ये है कि जो मुअत्तल शुदा कानून है उसको नाफिज कर दिया जाए, जो कि नाफिजुल अमल नहीं हो सकता। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर इस मौके पर कहा कि निगरान हुकूमत जो इस वक्त वफाकी हुकूमत है उसका क्या मौक़िफ़ है। तमाम जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वो जो तहरीरी राय अपनी दे चुके हैं उसको फिर दोहराते हैं। एक बार फिर उन्होंने आज चीफ जस्टिस से ओपन कोर्ट में दरख्वास्त की कि 184(3) के जितने मुकदमात हैं नैब तरमीमी केस समेत, उनमें या तो फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए या फिर इन मुकदमात से पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला कर लिया जाए। जो निगरान वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान, उनकी जानिब से भी जस्टिस मंसूर अली शाह की हिमायत की गई, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जो वकील है नैब तरमीम केस में ख्वाजा हारिस, उनकी जानिब से मुखालफत की गई और कहा गया कि क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से पहले ही नैब तरमीमी केस चल रहा था। इकबाल हमें कोर्ट की खबरों के हवाले से तफसीलन आगाह करें। और नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम का एक और अहम टॉपिक भी है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आज के दिन फैसलाबाद का एक नौजवान मुबैना तौर पर बिजली के ज़ायद बिल से तंग आकर खुदकुशी कर चुका है और उसकी लाचार माँ का कहना है कि मेरा बेटा हमजा पहले ही मकरूज था, कर्जे में दबा हुआ था और अब उसका बिजली का बिल 38,000 रुपए से जाहिर आया है, जिससे वो मजीद परेशान हो गया। अब वो एक बेबस माँ अपने बेटे का गम भी सीने में दबाए हुए ये सवाल कर रही है कि बिल तो वहीं पर है, उसे अदा कैसे करूं। दूसरी जानिब हम बात करते हैं जहानिया की, जहां पर बिल अदायगी के बावजूद बिजली बहाल नहीं हुई और इन हालात से तंग आकर 4 बच्चों की मां ने जहरीली गोलियां खाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। उसके शौहर का कहना है कि बिल जमा करवाने के बाद राशन के पैसे नहीं बचे थे और बच्चे भी 2 रोज से भूखे थे और ये हाल पूरे मुल्क में है। ऐसी खबरें रोज बरोज आ रही हैं कि बिल अदायगी हो जाती है लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं बचता। दूसरी जानिब हम बात करते हैं इजलासों की, मुशावरतों की। कुछ तजवीज़ सामने आई है कि इन बिलों को एडजस्ट कर दिया जाता है, इनको किस्तवार अदायगी में लेके जाया जाता है या फिर सर्दी के मौसम में इनकी वसूली कर दी जाती है। तो आप ही मुझे बताएं कि क्या ये रिलीफ है? ये तो एक और अजाब है। वो बिल जो आ चुके हैं हमें वो अदा करने ही करने हैं और अब अवाम दोहरे अजाब में मुब्तला हो रही है कि वो किस्तों में इन बिल्स की अदायगी कैसे करें। तो हम अवाम से ही जानते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि वो इन पैसों को बिल के किस्तों में अदा करें, उन्हीं से जानते हैं। हमारा इस ऑफिस का बिल तकरीबन कोई 4-5 हज़ार रुपये आता था। अभी जो इस महीने का आया है वो तकरीबन 37 से 38 हज़ार रुपया बिल आ गया है। इससे मौशियत का बेड़ा गर्क होगा, इनका कुछ नहीं होगा। गरीब आदमी ना बस मरन तो सिवा और कोई काम नहीं है। कम से कम 300 यूनिट तक का बिजली का रेट एक होना चाहिए। ऐसे ऐसे टैक्सेस लगाए जो हमें पढ़ना नहीं आता कि वो किस चीज़ के फ्यूल एडजस्टमेंट है। बजाय कि यहाँ पे इस्लाम का निज़ाम हो, यहाँ तो IMF का निज़ाम चल रहा है। इसका फिर यही हल होगा ना, जहाँ वापस देखो फिर मारदार शुरू कर दो। एक बार चीज जो अपने गाहक को 200 की दी, जब अगली बार वो लेने आता है हम उससे 300 मांगते हैं, हमारे चेहरे की तरह देता पता चोर है। जब ये मुतालबा नहीं मंजूर होगा तो फिर सब लोग निकलेंगे। हमारा मुतालबा ये है कि इसको फिल फॉर जो ना बिल कम से कम किए जाएं। भाई किस्तें करवाते हैं, अगली बार डबल आ जाता है, फिर अगले की किस्तें करवाएंगे, फिर क्या करेंगे? नहीं, किस्तें करवाने से पैसे तो कम नहीं ना, पैसे तो उतने ही देने हैं आप लोगों ने। टैक्स माफ़ करें ताकि हमें कोई रिलीफ मिले, ये रिलीफ नहीं है, ये तो एक वक्त पास करने वाली बात है। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इतना जब यूज़ नहीं कर रहे तो वो इतना बढ़ चढ़ कर क्यों आ रहा है। ये आग जो भड़की है वो ख़त्म नहीं होगी, ये गवर्नमेंट के गले पड़ जाएगी। ये हमारी मेहरबानी IMF के वालों से, हमने कर्जे लेते लेते उनके हर इस पर डीलिंग करना है। ये इन्होंने IMF से डील की हुई है, जिससे भी की हुई है, ये जाने उनका काम जाने, आवाम से क्यों निकाल रहे हैं। ये कोई भी ये बिल अदा करने के काबिल नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि तमाम टैक्सेस वापस लें। तो ये थी आवाम की रद्द-ए-अमल कि वो चाहते हैं कि वो किस्तों पर अपने बिजली के बिल की अदायगी करें। इससे उनको कितना रिलीफ मिल रहा है आपने खुद ही देख लिया कि वो क्या कह रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर पाकिस्तान की सियासी जमातें भी अब ये कह रही हैं कि एहतजाज करना बनता है। मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, जो पहले ऐलान कर चुकी है कि 2 सितंबर को वो एहतजाज करेगी, धरना देगी, पहियाजाम हड़ताल होगी। इसी पर बात करेंगे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सिराजुल हक साहब। आप ये बताइएगा कि आपने ऐलान तो कर दिया है कि मुल्क गिर एहतजाज होगा, लेकिन ये लाहे अमल क्या है? 2 सितंबर को जो एहतजाज कर रहे हैं, कहाँ से आगाज होगा, कहाँ पर इसका सिलसिला खत्म होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 सितंबर जो हड़ताल हो रही है
इसका बुनियादी मकसद हुकूमत को मजबूर करना है कि बिजली की कीमत में उन्होंने जो इजाफा किया है, जो इजाफी टैक्सेस लगा रही है और जो बिलों में इन्होंने बेतहाशा जुल्म डाया है इस वक्त अवाम पर, ये सब के सब फैसले वापस ले ले। हम यही चाहते हैं कि जो मुफ्त खोरे हैं उनकी मुफ्त बिजली ख़त्म हो जाए, इसलिए कि पाकिस्तानी जिस तरह बाकी लोग बिल अदा करते हैं ये लोग भी अदा करें। और हम हुकूमत से कहना चाहते हैं कि जो 500 अरब से ज़्यादा यहाँ चोरी होती है, लाइन लाइसेंस है, इसका बोझ आवाम पर क्यों डाले। तो 2 सितंबर को ये हड़ताल होगी। इसका बुनियादी मकसद हर तरह की सियासत से बालातर सिर्फ और सिर्फ आवाम की खातिर ये हड़ताल हो रही है। हम सुबह से इंशाल्लाह चौक और चौराहों पर कारकुनान को कहा है कि वो मौजूद हो। ताजर बिरादरी इस हड़ताल को सपोर्ट कर रही है, लीड कर रही है, साथ दे रही है। हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। वकला ने साथ दिया, उलमा ने साथ दिया, नौजवानों ने साथ दिया, तलबा ने साथ दिया, सारिफीन इसमें सब के सब शरीक है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे इंशाल्लाह कामयाब हड़ताल होगी और इस हड़ताल के नतीजे में हमारा 100% यकीन है कि हुकूमत को हम अपने फैसले वापस लेने पर मजबूर करेंगे। सर, अभी जो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की जानिब से इजलास भी मुनक़िद किए जा रहे हैं, मुशावरतें हो रही हैं, तजावीज़ भी ली जा रही हैं, तो एक तजवीज़ अभी 3 इजलासों के बाद जो सामने आए वो ये है कि किस्तवार अदायगी कर दी जाए इन बिलों की। तो क्या आप इस तजवीज़ से किसी हद तक मुत्तफ़िक होंगे, क्योंकि आपने फैसला किया है कि आप एहतजाज करेंगे मुल्क गिर? नहीं, हम तो यही कहना चाहते हैं ना कि आवाम क्यों अदा करे। अब चोरी है आपका 500 अरब से ज्यादा, आप चोरी को कंट्रोल कर लें। लाइन लासेज है 580 अरब का, आप उसको कंट्रोल कर ले। आप 220 अरब से ज्यादा मुफ्त लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं, जो इनके अशराफिया है, वो ख़त्म कर ले। तो इसका बोझ कैसे आप आवाम पर डालते हैं? फिर यह है कि जिन लोगों ने गलत मुआहिदे किए हैं उन मुआहिदों पर हम चाहते हैं कि नज़रसानी हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारी हड़ताल है, ये हड़ताल खुद हुकूमत के लिए फायदेमंद है, इसलिए कि इसी को बेस बनाकर ये IMF से भी दोबारा मुज़ाकरात करे और जिन लोगों से इन्होंने मुआहिदे किए उनको भी दोबारा मजबूर करे कि हमारी कौम इस चीज़ को नहीं मानती है, नाकाबिल बर्दाश्त है, ये हजम नहीं हो रहा है हुकूमत का ये फैसला। इसलिए जो पूरी हुकूमत या निगरान हुकूमत ने अब तक जो इक़दाम किए हैं वो कुछ भी नहीं है, वो नाकाफी है, वो वक्त गुजारना चाहती है। और हम चाहते हैं कि विजिबल इक़दामात हो ताकि लोगों को हकीकी रिलीफ मिले। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब आपके वक्त का भी। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब ने, बहुत शुक्रिया तालपुर साहब आपके वक्त का भी। अभी ये अवामी मसला है और इसके ऊपर एहतजाज भी करिए जमात इस्लामी। अभी सिराजुल हक साहब से भी गुफ्तगू हो रही थी, आपने सुनी होगी। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून भी इसके हवाले से एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है। पीपल्स पार्टी ने भी ऐलान किया है कि ये इजाफा, ये टैक्सेस नामंजूर हैं। क्या लाए अमल है पीपल्स पार्टी का, क्या मुतालबा है? ये काफी बार इस पे डिस्कशन हुआ है और ख़ुसूसन हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की चंद रोज पहले मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी हमने बड़ा वादे इसको मेन एजेंडा रखा था PCC का। पहला एजेंडा था हमारा 90 दिन के अंदर, और सेकेंड एजेंडा था जो प्राइस हाइक आ गई है ख़ुसूसन बिजली की कीमतों में, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वो पाकिस्तानी अवाम, सिंध के लोग, कराची के लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। हमने मुतालबा किया है। हमारे मुतालबे के बाद प्राइम मिनिस्टर का बयान भी आया था कि उन्होंने उस पर मीटिंग कॉल की है, उसको कोई हल निकाल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है वो कोई हल निकालेंगे, वरना और कोई हमारे पास रास्ता नहीं होगा सिवाय के एहतजाज का। एहतजाज होगा, एहतजाज करके अवाम के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जो भी अवाम की डिमांड है वो हुकूमत को पूरी करनी है। जो नाजायज उन पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, नाजायज हाइक दी जा रही है प्राइस में, तो उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी है। मुझे इस बात का जरूर दुख है कि 2 दिन हो गए हैं, ऐलान जरूर प्राइम मिनिस्टर ने किया केटरी करने के वो इसका हल निकालेंगे, पर उसके बाद फिर कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, कोई उस पर काम नहीं किया। तो आई एम होपफुल कि ही विल लुक इनटू इट, उससे पहले कि हम सब एहतजाज के लिए रोडों पे उतर आए और सड़कों पे खड़े हो जाए।
ठीक है, थैंक यू सो मच तैमूर तालपुर साहब आपके वक्त का कि हम एहतजाज तो करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस हवाले से कोई रिलीफ फराहम कर दे। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं अब कराची शहर में आशूबे चश्म की बीमारी फैलती जा रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है और ये बीमारी तेज़ी से वायरल भी हो रही है। इस हवाले से आगाही बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या सिम्टम्स हैं, कैसे ये इन्फेक्शन फैल रहा है और क्या एहतियाती तदाबीर हैं, इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। हमें ज्वाइन किया आई स्पेशलिस्ट तारिक शाह ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। अभी इस हवाले से आपके पास क्या डिटेल्स हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं और किस तरह से इस बीमारी को इनिशियली हम कवर कर सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। ये अभी जो सूरत हाल इस वक्त कराची की है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंजक्टिवाइटिस की जो ये डिजीज़ है फैली हुई है और हर एक दो बंदा जो है ना इस डिजीज़ में इन्फेक्टेड हो रहा है। और इसका जो रीज़न है आपको पता है कि ये सीजनल होता है, जब चेंज होता है तो ये वायरल और बैक्टीरियल जो है ना ये प्रॉब्लम आते रहते हैं। और इसमें ये हो रहा है कि जो भी पेशेंट हैं उनको चाहिए कि कोशिश करें कि जब वो रेडनेस वगैरह हो रही है या उनको ईचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो वो कोल्ड वाटर का साथ में जो है ना यूज़। और सेकंड ये कि अगर वो घर में कहीं भी बैठे हुए हैं या ऑफिस में हैं तो एक दूसरे के जैसे टॉवल हो गया, कपड़े हो गए, ये चीज़ों को जो है ना अपनी पर्सनली कर लें अगर कोई बंदा भी इन्फेक्टेड हो गया है। कम से कम 2 से 3 हफ्ते का टाइम ये बीमारी रहती है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट है अपना डॉक्टर मोहित साहब, वो काफी इन चीजों को देख भी रहे हैं और काफी केसेस हमारे पास इस वक्त तो डॉक्टर साहब, ये बीमारी कंटीजियस तो नहीं है कि फौरी तौर पर आपको मेडिकल हेल्प सीख करनी है, घर में भी इसको ट्रीट कर सकते हैं? इस हवाले से भी मैं बताइएगा। बिल्कुल, घर में भी इसको ट्रीट किया जा सकता है, प्रिकॉशंस आपको लेने होते हैं और साथ में एंटी एलर्जिक आपके पास अगर मेडिसिन है तो वो आप ले सकते हैं। आपने जो अपने आपको डस्ट वगैरह और इन चीजों से बचाना है, गंदे हाथ नहीं लगाना है, हैंड वॉश करने हैं और बाकी ज्यादातर लाइटिंग वगैरह से अपने आप को बचाना है। और तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है इस पोजीशन में केसेस में, लेकिन जो पेशेंट डायबिटिक हैं डॉक्टर तारिक शाह साहब हमारे साथ थे और हमें कुछ प्रिकॉशन के हवाले से बता रहे थे कि नाज़रीन किस तरह से आपने अपना ख्याल रखना है। तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी प्रोग्राम के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।